नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 10। इससे पहले दोस्तों 9 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं सामान्य हिंदी से, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आगामी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और आंसर करेंगे इसका। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? ऑप्शन देखिए 6, 8, 9, 10। क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर? मैंने आपको बताया था दोस्तों, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बारे में आपको मैंने बताया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। 8 होते हैं, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, अब यहां पर बात करें दोस्तों, आपको पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ये संख्या भी पूछी जाती है कभी। ठीक है, कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? यो, रो, लौ और वो। ये 4 क्या हो गए आपके? अंतस्थ व्यंजन हो गए। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 4? एक तो आपका सलजम वाला 100 हो गया, ठीक है, षटकोण वाला 100 हो गया, सारस वाला 100 हो गया, और हो गया। तो 4 क्या हो गया आपके? ऊष्म व्यंजन हो गए। ठीक है, 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। कभी अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है, कभी ऊष्म व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है। ठीक है, इसलिए आपको इसे याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पुरस्कार का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, पुरस्कार का विलोम क्या होगा? ऑप्शन देखिए, आशीर्वाद, दंड, कृपा, साधुवाद। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इजी है, आप सभी जानते हैं पुरस्कार का विलोम क्या होता है? दंड होता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं अगर कोई भी काम अच्छा करे तो उसके लिए पुरस्कृत किया जाता है, और गलत करने पर दंड का प्रावधान है, आप सभी जानते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? ठीक है, आपने बताना है साहित्य में रस का क्या अर्थ है। ऑप्शन देखिए, साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, या फिर किसी फल का स्वाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, साहित्य पढ़ने से दोस्तों जो हमें आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बात करें रस की, तो देखिए रसों के जनक किनको कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। रसों के जनक किनको कहा जाता है? भरत मुनि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भरत मुनि को कहा जाता है रसों के जनक। ठीक है, और भरत मुनि ने दोस्तों रसों की संख्या कितनी बताई है? ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। भरत मुनि ने दोस्तों रसों की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है। ठीक है, इसके साथ साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है तुलसीदास और सूरदास का नाम। ठीक है, तुलसीदास और सूरदास। तो देखिए तुलसीदास और सूरदास ने रसों की संख्या कितनी बताई है? तो याद रखेंगे दोस्तों, तुलसीदास और सूरदास ने रसों की संख्या कितनी बताई है? 11 बताई है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शन देखिए ए, बी, सी, डी। क्या रहेगा राइट आंसर बताइए? महाप्राण व्यंजन और अल्प प्राण व्यंजन ये पूछे जाते हैं दोस्तों, और मैंने आपको डिटेल क्लास में इसमें ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था कि महाप्राण व्यंजन और अल्प प्राण व्यंजन कौन होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए बात करें हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की, तो मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो देखिए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 25। कितने होते हैं? 25 होते हैं, और इनमें 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 वर्ग होते हैं? अगर आपने उन 5 वर्गों को याद कर लिया तो महाप्राण और अल्प प्राण आप इजिली जो है पता कर सकते हैं। तो 5 वर्ग कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया था। क वर्ग आता है सबसे पहले, क वर्ग,
उसके बाद चौ वर्ग, क चौ टौ वर्ग, क चौ टौ तौ वर्ग और पौ वर्ग। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, सब में 5 5 होते हैं। ठीक है, क से लेके देखिए क ख ग घ ङ, उसके बाद चौ छ ज झ और य, उसके बाद टौ ठौ डौ ढौ और अण, उसके बाद तौ थौ दौ धौ न, उसके बाद पौ फौ बौ भौ और म। तो ये कितने हो गए टोटल? ये टोटल हो गए आपके 25। ठीक है, ये आपने याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, अगर ये आपको याद है तो आप महाप्राण और अल्प प्राण पता कर सकते हैं। देखिए, महाप्राण पूछा है, महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, तो याद रखेंगे दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण होता है। ठीक है, ठीक है, महाप्राण कौन सा होता है? महाप्राण व्यंजन कौन सा होता है? दूसरा और चौथा वर्ग। दूसरा वर्ग कौन सा है? दूसरा वर्ग ये है, देखिए ख वाला, ये पूरा किसमें आ गया? दूसरे वर्ग में आ गया। ये दूसरा हो गया ना, ऐसे पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। तो दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा क्या हो गया? ये महाप्राण हो गया। ठीक है, जैसे ख छ ठ थ फो। ठीक है, उसी प्रकार घ झ। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, दूसरा और चौथा महाप्राण में याद रखेंगे, महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ग आता है। उसी प्रकार अल्प प्राण में क्या आता है? अब जो बच गया वो अल्प प्राण। ठीक है, पहला जो छूटा है, पहला क वाला हो गया, पहला तीसरा गौ वाला हो गया, तीसरा पहला तीसरा, देखिए पहला तीसरा और पांचवा, ये किसमें आ गए? ये आ गया आपके अल्प प्राण में। ठीक है, अल्प प्राण में क्या आएंगे? पहला तीसरा और पांचवा वर्ग आएगा, और महाप्राण व्यंजन में दूसरा और चौथा वर्ग आएगा। आपने कुछ नहीं करना है, आपने ये याद रखना है, ये वर्ग याद रखने हैं, 5 जो वर्ग हैं इनको याद रखना है, क वर्ग चौ वर्ग टौ वर्ग तौ वर्ग और पौ वर्ग। ये आपको याद हो गए तो महाप्राण व्यंजन याद रहेंगे आपको। दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण होता है, और पहला तीसरा और पांचवा वर्ग अल्प प्राण होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो यहां पर दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहां पर महाप्राण व्यंजन की बात हो रही है, देखिए ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो होगा नहीं। ठीक, ये भी नहीं होगा, योर ऑल लो वो, ये तो अंतस्थ व्यंजन की बात हो रही है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। देखिए यहां पर ख छ ठ और थ और फ, ये आपके महाप्राण होंगे। क्यों होंगे? देखिए मैंने बताया, पहला क और ख, ये क्या है? ख दूसरा, उसके बाद देखिए चौ, उसके बाद छ दूसरा। ठीक है, उसके बाद देखिए टौ, उसके बाद ठ दूसरा। ठीक है, उसके बाद तौ, फिर थ दूसरा। ठीक है, पौ के बाद फ दूसरा। ठीक है, मैंने बताया था दूसरा और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ग आता है, और अल्प प्राण में पहला तीसरा और पांचवा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा महाप्राण व्यंजन और अल्प प्राण व्यंजन कैसे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर आपको डिटेल क्लास इसकी देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको अच्छे से देखें। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, यानी कि बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। वाक्य में कौन सा कारक है? कारक बताना है आपने। ठीक है, अपादान कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। क्या रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? बताइए। बच्चों को पढ़ाने से, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों करण कारक। ठीक है, क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। सी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। यहां पर से का जो है दोस्तों, ये जो से है यहां पर से अलगाव में आपने देखा होगा, दो जगह जो है से का विभक्ति आपके आती है, एक तो अपादान में आता है, ठीक है, एक करण में आता है। ठीक है, अपादान में तो क्या होता है दोस्तों? अपादान में अलगाव होता है। ठीक है, अपादान में भी से आता है, ठीक है, लेकिन अलगाव के अर्थ में आता है। ठीक है,
और करण में भी से आता है, लेकिन करण वाला जो से होता है वो साधन के लिए यूज होता है। ठीक है, करण वाला जो होता है साधन के लिए यूज होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। साधन के लिए यूज होता है। और अपादान में जो आता है, ठीक है, अपादान में जो से आता है, अपादान में से जो आता है ये अलगाव के लिए आता है, अलग होने के अर्थ में आता है अपादान में। और करण कारक में साधन के लिए यूज होता है। जैसे यहां पर देखिए, बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, तो यहां पर देखिए ज्ञान किससे बढ़ता है? ठीक है, ज्ञान किससे बढ़ता है? ज्ञान पढ़ाने से बढ़ता है। ठीक है, तो पढ़ाने से बढ़ता है तो पढ़ाना क्या हो गया? साधन हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक हो गया। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? तो कारक हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में कारक होते हैं 8। ठीक है, ये भी साथ में आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो यहां पर कारक वाला मैंने टॉपिक आपको बता रखा है डिटेल में, उसको आप जरूर देखिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध में काके की रारी अधिकरण में या पर मैंने डिटेल में आपको बता रखा है। ठीक है, यहां पर जो से है, ठीक है, मैंने बता दिया से जो है आपका दो चीजों में आता है, एक तो अपादान में आता है और एक करण में आता है। अपादान में इसका अलगाव के लिए अर्थ होता है, यानी कि अलग होने के अर्थ में आता है, और करण में आता है ये साधन के लिए यूज होता है। तो यहां पर आपका जो वाक्य है, यहां पर बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? जो से है दोस्तों, यहां पर से का मतलब ये साधन के लिए यूज हुआ है। ठीक है, कि ज्ञान किससे बढ़ता है? पढ़ाने से बढ़ता है। ठीक है, तो पढ़ाना क्या हो गया? इसमें साधन हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, सिद्धराज के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है सिद्धराज के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 का? बताइए, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धराज के रचनाकार कौन है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं आप जानते हैं, इनकी रचनाएं हैं जैसे आपका यशोधरा हो गया, ठीक है, यशोधरा, और साथ ही साथ भारत भारती भी लिखी, भारत भारती। ठीक है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, साथ ही साथ मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को हिंदी का क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। क्या कहा जाता है? हिंदी का राष्ट्र कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, याद रखेंगे। यशोधरा हो गया, भारत भारती हो गया, सिद्धराज हो गया। ठीक है, सिद्धराज। तो ये किनकी रचनाएं हैं? ये हैं मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। ठीक है, समास वाला चैप्टर मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है, तो द्वंद्व समास का क्या उदाहरण होगा इसमें बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष या फिर पाप पुण्य, क्या रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर? जैसे सर्वोत्तम है, सभी में उत्तम, ठीक है, और उसी प्रकार वीर पुरुष है, ठीक है, और आपका कैसा पुरुष? वीर पुरुष, विशेषता की बात हो रही है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे शोक से आकुल, शोकाकुल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? द्वंद्व समास कहाँ है? तो यहाँ है द्वंद्व समास आपका, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाप पुण्य। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 7 का। जहां दोनों पद प्रधान हो वहां कौन सा समास होता है? वहां पर द्वंद्व समास होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है, कु उपसर्ग देखिए, कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल, बताइए क्या रहेगा दोस्तों इसमें राइट आंसर? किसमें कु उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग के बारे में आप जानते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पूर्व में लगता है। ठीक है, सब में लगा है ना, पूर्व में देखिए, यहां पर कु लगा है, यहां पर भी कु, यहां पर भी कु, और यहां पर भी कु। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए दोस्तों, यहां पर बात करें, देखिए पहला है आपका यहां पर, समझें इसको, जैसे कुधन चाल, कुचाल हो गया। ठीक है, इसमें आपका उपसर्ग लगा है, कुपसर्ग लगा है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुकर्म। ठीक है, कु धन कर्म, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए कुरूप, कु धन रूप, कुरूप, इसमें भी आपका उपसर्ग है,
उपसर्ग है, कुशल में नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। देखिए कु को हम अगर अलग करें, कु धन सल, तो दोस्तों देखिए ये सल जो है, ये सल जो है ये कोई शब्द नहीं है, ठीक है, ये कोई शब्द नहीं है। यहां पर देखिए कर्म आपका शब्द है, चाल शब्द है, रूप शब्द है, ठीक है, लेकिन आपका ये सल कोई शब्द नहीं होता है। तो यहां पर आपका, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जब राम घर में गया तो कोई भी नहीं था, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए। जब राम घर में गया तो कोई भी नहीं था, वाक्य में कौन सा कारक है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, कर्ता कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या अपादान कारक। क्या रहेगा राइट आंसर इसमें बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। दोस्तों अगर आपने करण कारक पढ़ा है और अधिकरण कारक पढ़ा है तो आप इसको समझ जाएंगे। देखिए ठीक है, देखिए यहां पर में आया है, ठीक, किस में आता है में, अधिकरण में आता है, अपादान में आता है, करण में आता है, कर्ता में आता है। तो याद रखेंगे दोस्तों मैं या पर, ठीक है। अगर आपने अधिकरण कारक पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि अधिकरण कारक में विभक्ति मैं या पर आता है, ठीक है। अधिकरण में क्या आता है, मैं या पर आता है, ठीक है। तो जहां पर मैं या पर आता है तो वहां पर क्या होता है, अधिकरण कारक होता है दोस्तों। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। सिर्फ आपने याद रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये चीजें याद रखनी है, मैंने डिटेल में आपको बताया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब राम घर में गया तो कोई भी नहीं था। तो इस वाक्य में कारक क्या है, अधिकरण कारक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है विषाद का विलोम बताना है। तो क्या रहेगा दोस्तों विषाद का विलोम, हर्ष, प्रमाद, शोक, अवसाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर हो जाएगा, विषाद का मतलब क्या होता है, विषाद का मतलब होता है दुख, ठीक है। विषाद का मतलब क्या होता है, दुख होता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा विषाद का, बताइए। विषाद का विलोम हो जाएगा हर्ष। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक शब्द का विलोम चुनिए। तो आपने बताना है दोस्तों ऐतिहासिक का विलोम क्या होता है। ऑप्शन देखिए, प्राचीन, प्रसिद्ध, विख्यात, अनैतिहासिक। तो राइट क्या हो जाएगा इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक का विलोम होता है अनैतिहासिक, ठीक है। डी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए दोस्तों निम्न में तत्सम शब्द है, तो इनमें तत्सम शब्द ढूंढना है आपने, ठीक है। बताइए आंसर क्या रहेगा, मां, मछली, केला, अमूल्य। क्या रहेगा राइट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर मां जो है ये क्या है, तद्भव है, ठीक है, ये तद्भव शब्द है मां। इसका तत्सम शब्द क्या होता है, मां का तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम, मां का तत्सम होता है मात्र, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन है आपका मछली, ठीक है। मछली भी आपका क्या है, तद्भव है, ठीक है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम क्या होगा दोस्तों, मछली का तत्सम क्या होता है, मछली का तत्सम होता है मत्स्य, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए केला, केला भी क्या है आपका, तद्भव है, ठीक है, क्या है, तद्भव शब्द है केला। इसका तत्सम क्या होता है केले का, केले का तत्सम होता है, क्या होता है, मैंने बताया था आपको, केले का तत्सम होता है कदली, क्या होता है, कदली। तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। तत्सम शब्द कौन सा है इनमें, अमूल्य जो है क्या है, तत्सम शब्द है। बाकी ये तीनों क्या है, तद्भव शब्द हैं, ठीक है, और इनका तत्सम भी मैंने आपको बता दिया है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। चल आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है काकल्य वर्ण कौन सा है इनमें से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है काकल्य वर्ण कौन सा है, य, ह, सौ या फिर अण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको पूछा जा सकता है हिंदी में काकल्य वर्ण की संख्या कितनी होती है,
ठीक है, तो याद रखें हिंदी में जो काकल्य वर्ण है उनकी संख्या जो है कितनी होती है, एक, ओनली। ठीक है, तो कौन सा है आपका काकल्य वर्ण, वो है आपका दोस्तों 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ह। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि हिंदी में काकल्य वर्ण की संख्या कितनी है, तो एक है और वो है आपका ह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, रश्मि और नीरजा के रचनाकार कौन है। आपको बताना है रश्मि और नीरजा के रचनाकार कौन है। ये नीरजा आपने बार बार सुना होगा दोस्तों, कई बार सुना होगा ये, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रश्मि और नीरजा के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो याद रखेंगे रश्मि और नीरजा के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा है दोस्तों। और साथ ही साथ नीरजा की बात करें तो याद रखें नीरजा जो है दोस्तों ये महादेवी वर्मा की प्रथम रचना है। ठीक है, प्रथम रचना है महादेवी वर्मा की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो किस में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये पूछा जाता है। तो महादेवी वर्मा की रचना है दोस्तों यामा। ठीक है, यामा के लिए दोस्तों महादेवी वर्मा को क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। और महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है, महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक मीरा। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। रश्मि नीरजा के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों नीरजा जो है ये क्या है, ये काव्य संग्रह है। ठीक है, ये नीरजा क्या है, काव्य संग्रह, काव्य संग्रह, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो महादेवी वर्मा से सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बात करें सुमितनंदन पंत की, तो सुमितनंदन पंत को क्या कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है, सुमितनंदन पंत को कहा जाता है। ठीक है, प्रेमचंद की बात करें, प्रेमचंद को क्या कहा जाता है, कथा सम्राट। ठीक है, कथा सम्राट किसको कहा जाता है, कथा सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को। ठीक है, साथ ही साथ बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है, छायावाद का जनक कहा जाता है दोस्तों, छायावाद का जनक, छायावाद का जनक। ठीक है, चारों याद रखेंगे। और महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है, आधुनिक मीरा। ठीक है, आधुनिक मीरा। ठीक है, आधुनिक मीरा। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखें दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, भानुदय में कौन सी संधि है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों भानुदय के बारे में। ठीक है, ये संधि वाला टॉपिक जो है कई बार आपको बताया है, ये भानुदय वर्ड भी कई बार आ चुका है। ठीक है, तो कौन सी संधि होती है भानुदय में, राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमेशा याद रखें दोस्तों बीच वाले वर्ण को आपने याद रखना है, बीच वाले वर्ण को जिसमें बड़ी मात्रा हो। ठीक है, तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको अच्छे से, ट्रिक के माध्यम से समझाया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। तो संधि वाला टॉपिक अगर आपने देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देखिए, वहाँ ट्रिक के माध्यम से आपको सारे जो है संधि जो है समझा रखी हैं, वहाँ आप जरूर देखें। और आज का सेशन यहीं तक दोस्तों, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।